तनख्वाह वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराए। हुकूमत पाकिस्तान। फूलों का देश पेशावर और तहजीब तमद्दुन की खुशबू से मुअत्तर गुलाब खैल का रबाब, जब ये दोनों महकते हैं तो खुशबू की तरह पाकिस्तान के कोने कोने में बिखर जाते हैं। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल-किताब, गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हवा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की दावत पर आला सतह वक्त के हमरा दो रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया रवाना। वज़ीर आज़म और सदर उर्दवान इस्तांबुल शिपयार्ड में पाक दरिया के 4 मिलजम कारवेट जहाजों में से तीसरे PNS खैबर का इफ्तिताह करेंगे, जबकि दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान तुर्किया की ताजिर बरादरी के वक्त और ECO ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक के सदर से भी मुलाकात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल साहिब शमशाद मिर्जा की जनरल के ओहदे पर तरक्की। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ और जनरल साहिब शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से नामजद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा और नामजद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म का नई जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। उम्मीद है आपकी सरबराही में मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस से ऐसा अंदाज में निपटेगी और मुल्क से दहशतगर्दी की फियत को मुकम्मल खत्म करने में अहम किरदार अदा करती रहेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से भी जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिब शमशाद मिर्जा की ऐवान सदर में अलहदा मुलाकात। सदर मुमलिकत ने जनरल के ओहदे पर तरक्की और बतौर आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनाती पर मुबारकबाद दी। सदर का कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।
नामजद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को पाक आर्मी की कमान संभालेंगे। जनरल फायर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारियां संभालेंगे। किसान पैकेज पर अमल दरामद में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। हुकूमत सैलाब मुतासर इलाकों में किसानों को आइंदा फसल के लिए हर तरह की मुआवनत फराहम कर रही है। ट्यूबवेल्स पर भी सब्सिडी दी जा रही है। गंदम और यूरिया के 50% कार्गो के लिए गवादर पोर्ट को इस्तेमाल किया जाएगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की किसान पैकेज पर अमल दरामद के जायजा इजलास में हिदायत। आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। इमरान खान जल्द इलेक्शन चाहते हैं जो तकनीकी तौर पर मुमकिन नहीं। इमरान नियाजी ने इक़्तिदार के लिए मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में हालात मामूल पर आने का भारतीय कमांडर का बयान खुदफरेबी और सफेद झूठ पर मबनी। भारत दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत के दावे सच पर मबनी हैं तो उसे इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों को मकबूजा इलाके के दौरे की इजाजत देनी चाहिए। हुर्रियत क़यादत। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले नामवर फनकार इस्माइल तारा कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। इस्माइल तारा ने पीटीवी के कॉमेडी शो 50-50 से शोहरत पाई। मुताबिक ड्रामों, फिल्म और थिएटर में भी अपनी कारकर्दगी दिखाई। विफाकी वजीर इत्तलात का इस्माइल तारा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। इस्माइल तारा के इंतकाल से फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में पैदा होने वाला अखलाक कभी पुर नहीं हो सकेगा। मरियम औरंगजेब। पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब भी मौसमियाती तब्दीलियों के जेर असर। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा और मज़ाफ़ात में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। निज़ामी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। गुज़श्ता रोज़ जद्दा के तमाम स्कूलों में छुट्टी कर दी गई, जबकि दफातर में भी हाजिरी कम रही। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज कौमी क्रिकेट टीम का आज से इस्लामाबाद में प्रैक्टिस सेशन का आगाज। प्रैक्टिस सेशन इतवार तक जारी रहेगा। इंग्लिश टीम इतवार को इस्लामाबाद पहुंचेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 1 दिसंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 9 दिसंबर से मुल्तान, जबकि तीसरा मैच 17 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप में आज भी 4 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच ईरान और वेल्स के दरमियान दिन 3 बजे खेला जाएगा, जबकि मेजबान कतर और सेनेगाल का मैच शाम 6 बजे खेला जाएगा। नीदरलैंड्स और एक्वाडोर की टीमें रात 9 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि इंग्लैंड और अमेरिका के दरमियान मैच रात 12 बजे खेला जाएगा। और कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप ब्राजील ने सर्बिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। पुर्तगाल ने दिलचस्प मुकाबले के बाद घाना को 3-2 से हरा दिया। स्विट्जरलैंड की कैमरून के खिलाफ 1 गोल से कामयाबी, जबकि यूरुग्वे और जनूबी कोरिया का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के साथ मैं हूं ज़िया आफ्ताब। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। हम बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं, जो 5 साल तक उनकी पुराने हैं, यानी उनके जो सेकंड हैंड अप टू 5 इयर्स, अलबत्ता उनकी सर्टिफिकेशन होगी कि जनाब ये इनकी उम्र जो है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी वो बाकायदा वो निज़ाम अपने मार्ज वजूद में आएगा। हम 5 साल तक के जो ट्रैक्टर जो हैं इस्तेमाल शुदा, उनकी इम्पोर्ट की अब हम इजाज़त दे रहे हैं। उनको तकरीबन ड्यूटी में 50% ड्यूटी उनको रिबेट मिल जाएगा ड्यूटी में।
Star and Style Season 3. پاکستان ٹیلی ویژن کی 58th اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس دفعہ ہم پورے منتھ میں PTV اسپیشلز کے ساتھ. روبینہ اشرف, سعدیہ امام, نیلما حسن, مونالیزا. وہ فرسٹ ڈے ہی نہیں اپنا بھولتا. کون نہیں آیا ماشاءاللہ اس شو میں. 8 دن تک ریہرسل کہ بائی چانس ایکٹنگ اسٹارٹ کی تھی سیلیبریشن کے لیے نا. میں نے کہا گولڈن کچھ پہنتی ہوں. یہ شور مچایا ہے PTV کی سالگرہ کا دن آیا ہے. PTV کی اینیورسری سیلیبریٹ کرنے بہت جلد آ رہی ہے اسٹار اینڈ اسٹائل سیزن 3 میں with one and only آسم یار جوانا اونلی آن PTV ہوم. गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से. एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से. कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार. देखिए चौथा सुतून जुमा, हफ्ता और इतवार सिर्फ PTV न्यूज पर. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صبح پاکستان. میں ہوں آپ کی میزبان سلما کوثر اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب. ناظرین صبح پاکستان میں خوش آمدید, جمعہ مبارک. اور آج کے پروگرام میں تو بہت سی خبریں ہیں, لیکن ایک خبر جو کہ سب سے زیادہ ہمیں اچھی لگی, وی تھاٹ کہ اسی خبر سے آج دن کا آغاز کریں. سیکھنے لائق بات ہے یہ. جہاں جائیں وہاں پہ گند نہ ڈالیں, اور اگر ڈال دیں تو پھر صاف کریں. یہ سیکھنا چاہیے ہمیں, اور یہ ہمیں جاپان نے کل ایکچولی کر کے دکھایا ہے. ویسے تو پہلے انہوں نے حیران اس طرح سے کیا کہ 4 ٹائم کا چیمپئن جرمنی اس کو ہرایا, لیکن اس کے بعد جو فینز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو ہماری روایات ہیں, جس طریقے سے بھی ہم کسی بھی جگہ پر جائیں ایک اچھے, اور بعد میں ہم اس جگہ کو صاف کریں, انہوں نے وہ کر کے دکھایا. اسٹیڈیم کو, یعنی جو پویلین ہے اس کو کس طرح سے وہ صاف کر رہے ہیں. نہ صرف اسٹیڈیم کو بلکہ انہوں نے اپنے ڈریسنگ روم کو بھی اسی طرح سے صاف کیا. اور ہمارے یہاں ویسے اسکولوں میں یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم صبح سویرے گراؤنڈ سے اپنا کچرا بیگ میں ڈال کے ڈسٹ بن میں ڈالتے تھے, جس میں بھی دوسرے بچوں نے پھیلایا ہوتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا شعیب, سیکھنے لائق بات ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو, اپنے معاشرے کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ جہاں جائیں صفائی کا خاص خیال رکھیں, اور اگر کسی دوسرے نے گند پھیلایا ہے تو اس کو سبق ملے گا آپ سے اگر آپ وہ کچرا اٹھائیں گے, اور دوسروں کو بھی نصیحت کریں کہ ڈسٹ بن میں ڈالیں. اور یہ فیفا ورلڈ کپ کی طرف سے آفیشلی بھی اس کو شیئر کیا گیا, اس ایگزامپل کو, کہ اس طرح سے جاپانیز فینز نے یہ اچھی مثال قائم کی ہے. تو اٹس ویری بیوٹیفل کہ ہم اس کو ظاہر شیئر بھی کریں, خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ جب جائیں تو اب ہمیں اس کو ریپلیکیٹ, ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. چلے پروگرام میں آج ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں اپارٹ فرام نیوز, اس کا کوئک رینڈم شیئر کر لیتے ہیں آپ سے. آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کے دورہ ترکی کی, یعنی ترکیہ کی. رواں سال کا یہ دوسرا دورہ ہے. اس دورے کی اہمیت پر بات کریں گے. ٹرکش پریزیڈنٹ کی دعوت پر یہ دورہ شیڈیول ہوا, تو دیکھتے ہیں
کہ क्या क्या वहाँ पे उनकी मसरूफियात होंगी। PNS एक है जिसका उन्होंने इफ्तिताह भी आज करना है, लेकिन इसके अलावा जो दीगर खबरें वो भी हम इंशाल्लाह आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि और मजीद वहाँ पर क्या होने वाला है। रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर जो है वो जा रहे हैं और दो तरफा ताल्लुकात फॉर श्योर इसमें डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी कोई अगर एग्रीमेंट हो सकता है तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, आज ये डिस्कशन होगी और साथ ही साथ क्योंकि हम डेली बात करते हैं अल्लामा इकबाल के अफकार से मुताल्लिक, उनके जो फलसफा है मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, खुदी के बारे में, इंसानियत के बारे में, उसको भी डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो किरदार था पाकिस्तान के बनने में और फिर उनका तस्वुर क्या था पाकिस्तान के लिए, और आज के माशरे में क्या हम उन जो अफकार थे उनको इम्प्लीमेंट होता हुआ देख रहे हैं। तो ये आज हमारी डिस्कशन रहेगी। एग्जैक्टली। और इसके अलावा आज हम रिलीजियस टूरिज्म पर भी बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे सूफी ट्रैवल व्लॉगर, और जिस तरह से वो सूफिया कराम के मज़ारों पर जाते हैं और जिस तरह से वो हिस्ट्री को हमारे सामने लेकर आ रहे हैं एक नए अंदाज से, एक अपने से अंदाज से, कहाँ कहाँ पर गए, किस तरह से मैनेज करते हैं, आज हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। और फ्रॉम आर्मी टू दिस व्लॉगिंग, यानी आर्मी ऑफिसर थे, रिटायरमेंट के बाद जब जिस तरह सूफी व्लॉगिंग के तौर पर अपनी शनाख्त बना चुके हैं, तो आज हम उनसे डिस्कशन करेंगे, हमारे मेहमान बनेंगे वो। बिल्कुल। और इसके अलावा क्योंकि सूफी बिलोंगिंग का आपने जिक्र किया, आज जुमे का दिन है, तो जुमे की मुनासबत से हमारा एक ऐसा टॉपिक भी होता है जिसका ताल्लुक हमारे रिलीजन से हो, हमारा रिलीजन हमें क्या सिखाता है। हम बात करेंगे रवादारी की, बर्दाश्त की, अमन सलामती की और एहतराम इंसानियत की। हमारा मजहब हमें सिखाता है कि एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की राय का एहतराम करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे के लिए रवादारी के जज्बात पैदा करें। तो ये हम इस्लाम की रोशनी में देखेंगे। अब जरा कोई न्यूज शेयर कर लेते हैं आपसे। यूँ तो सबसे बड़ी खबर कल की आप सब जानते हैं, लेकिन चले उससे पहले एक और खबर है वो शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ था और इस इजलास से मुतालिक खबर ये है कि वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़, चेयरमैन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वज़ीर बराए मौसमी तब्दीली, वज़ीर मवासलात, वज़ीर तवानाई, NDMA और तमाम मुतल्लिका इदारों को सैलाब-ज़दा इलाकों में मुतासरीन के रिलीफ और बहाली के इक़दामात पर खराज तहसीन पेश किया है। और वज़ीर आज़म ने COP27 में लॉस एंड डैमेज के जो फंड का क़याम था उसको पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह करार दिया, और यकीनन ये बड़ी फतह है। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में जो हालिया सैलाब आया था उसमें नुकसानात हुए बड़े पैमाने पर, उनको बैनुल अक़वामी फोरम में कामयाबी से उजागर करने पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा और इसके अलावा वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहीद रहमान की कोशिशों को खुसूसी तौर पर सराहा गया है। ये तो हो गई COP27 की बात। अब बात कर लेते हैं कल की सबसे बड़ी खबर की। बहुत अहम तायनातियों की जिसका आप सबको इंतजार था, सारे लोग कयास सराहियां कर रहे थे, लेकिन नाम सामने आ गए हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अहम तकरीरों से मुतालिक समरी पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर हो गए। और सदर मुमलिकत ने तैनाती से मुतालिक मौसूल होने वाली समरी पर जब दस्तखत किए, कल तकरीबन 6:30 का वक्त था, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आइन के आर्टिकल 243 के तहत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर उन्होंने ये मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से नामजद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और नामजद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अलहदा मुलाकातें भी की हैं। तो ये अहम खबर थी जिससे मुतालिक हमने सोचा कि सबसे पहले आपको एक दफा फिर से अपडेट करें। और ये जो दो नाम हमारे सामने आए शेब, इनसे मुतालिक मैं चाहती हूँ एक जुमला अगर मैं ऐड कर सकूँ इसमें। जनरल आसिम मुनीर माशाअल्लाह से हाफिज़ कुरान भी है, उनकी शख्सियत का खास पहलू, खास बात, और मदीना में उन्होंने 38 बरस की उम्र में जाके कुरान पाक हिफ्ज़ किया। बिल्कुल। और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, उनकी शख्सियत की सबसे खास बात, जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान आर्मी के लोग या फोर्सेस के लोग इतने ज्यादा कमिटेड होते हैं अपने प्रोफेशन के साथ, तो मुझे जो जानने का मौका मिला वो ये बात ही, अब तो खैर सभी को पता लगी लेकिन मुझे पहले से मालूम थी कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के नेक्स्ट ऑफ किन में
पाकिस्तान आर्मी का नाम, सिंध 8 रेजिमेंट का नाम दर्ज है। और ये कितनी खूबसूरत बात है। वालिद शहीद हो गए थे, वालदा का इंतकाल हो गया, बहन भाई कोई था नहीं, शादी उन्होंने की नहीं, तो उनका सब कुछ पाकिस्तान आर्मी है। माँ भी पाकिस्तान आर्मी, बाप भी पाकिस्तान आर्मी। ये कितनी खूबसूरत बात है। इससे ज्यादा कमिटमेंट क्या हो सकती है, इससे ज्यादा जज्बा क्या हो सकता है? बेशक ऐसा ही है। ये तो और भी खासी बातें इन दोनों की पर्सनालिटी से मुताल्लिक, लेकिन कल एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है सलमा, सीनियर मोस्ट को उस ओहदे पर तरक्की मिलना, एक नया प्रेसिडेंट सेट हुआ। और इस तरह से हम ये देख रहे हैं। परसों का अगर हम जिक्र करें, जिस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खिताब किया था यौम दिफा शुहदा की तकरीब पर, उन्होंने कहा था कि जो हो गया माजी में वो हो गया। जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी को तनकीद का निशाना माजी में बनाया जाता रहा, कहते हैं इस पर हम सब ने बैठकर सोचा कि आखिर ये क्यों होता है, इस इदारे को तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है, ये उंगलियां इस यूनिफॉर्म की तरफ क्यों उठती हैं। और जब मामला ये सामने आया कि चूंकि सियासत से जुड़ जाते हैं कुछ अफराद, इसलिए ऐसे होता है, तो उन्होंने कहा कि फरवरी में यह फैसला कर लिया था कि पाक फौज अब से सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेगी, पाकिस्तान की अफवाज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, नो इंटरफेरेंस। और उन्होंने कहा कि जो मुझे कहा गया, जो मेरे इदारे को कहा गया, जो इस कुर्सी को कहा गया, जो इस यूनिफॉर्म को कहा गया, कहते हैं कि तनकीद जरूर कीजिए लेकिन अल्फाज का चुनाव जरा बेहतर कीजिए। उन्होंने ये एक जुमला भी कहा कि मैं माफ करता हूं जो मेरे लिए जुमले इस्तेमाल किए गए, लेकिन अब सियासतदानों पर भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने गिरेबान पर भी झांकें, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी काम करें। चूंकि ज़ाहिर है माजी में हम ये देखते भी आए कि जब जब सियासतदानों ने मौका दिया तो ज़ाहिर कुछ मामला खराब भी, बट अभी जिस तरह से हम पाक फौज को देख रहे हैं कि वो सियासत से किनारा कशी उन्होंने अख्तियार की है, जो माजी में गलतियां किसी से भी हुई हैं उसको बिल्कुल समझा गया और कह दिया गया कि अब से नो पॉलिटिक्स। और यही चीज हमें नजर भी आ रही है। जिस तरह से सीनियर मोस्ट की तकर्रुरी, उसके बाद होना तो ये चाहिए सलमा कि मामला बड़े खुश उसलूबी से आगे बढ़ने चाहिए और तमाम सियासी जमातों को इसको खुशाइन करार देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ थोड़ा सा मसला जरूर कल क्रिएट किया गया, डिले किया गया। लेकिन कल हमने एक पॉजिटिव चीज ये देखी कि सदर मुमलिकत से मुलाकात बड़ी खुशगवार रही और मुबारकबादों का सिलसिला भी शुरू हो गया। बड़ी अहम अपॉइंटमेंट थी तो उसके बाद मुबारकबादें मिलना शुरू हो गई। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी और नई जिम्मेदारियों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। और इसके साथ ही डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऐवान सदर में अलग अलग मुलाकात की और मुबारकबाद दी। बिल्कुल। और सदर मुमलिकत ने ताहिर शमशाद मिर्जा को जनरल के ओहदे पर तरक्की बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनाती पर मुबारकबाद दी। ज़ाहिर है मुबारकबादों का सिलसिला ये तो जारी रहेगा। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का जिक्र करते हैं। कल उनका बड़ा अहम बयान सामने आया है और वो जो भारत एक प्रोपेगेंडा करता है कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, उसके हवाले से बड़ा अहम बयान है। भारतीय फौज के आजाद कश्मीर में दहशतगर्दों के लॉन्च पैड के दावे को मन घड़त करार दिया गया है। वो झूठा दावा है भारत का, झूठी बात करता है भारत, वैसे सब जानते हैं भारत झूठ बोलता है। और पाक फौज खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म और हर किस्म की मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है, ये कहा गया है DGISP की तरफ से। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब देंगे और इसका जवाब देने के लिए तैयार भी हैं। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपने ट्वीट में कहा कि आजाद जम्मू कश्मीर से मुतालिक आला भारतीय फौजी अफसरान का बेबुनियाद इल्जाम है ये, और आजाद कश्मीर में नाम नहाद दहशतगर्दों के लॉन्च पैड का जो दावा है ये बिल्कुल मनगढ़ंत है और प्रोपेगेंडा सोच का मजर है ये जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि माजी में भी इस तरह के दावे हम भारतीय फौज की तरफ से देखते आए हैं। भारतीय फौज भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में हक़ खुद इरादियत की जदोजहद कुचलने में मसरूफ है। भारतीय फौज बेगुनाह और निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद बयानात घड़ती है। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। एक और खबर शेयर करते हैं और ये है जो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब तुर्की के दौरे पर रवाना हुए हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आज तुर्की का 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर रजब तैयब एर्दोगान से जो मुलाकात है इसकी ज़ाहिर चीज़ें जब सामने आएंगी विल शेयर दैट, लेकिन इलाकाई सूरत हाल पर बात होनी है, मुश्तरका दिलचस्पी के जो दीगर अमूर हैं इस पर बातचीत होनी है। और वज़ीर आज़म तुर्की की कारोबारी बरादरी के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे।
ECO ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक यानी ETDB के सदर से भी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तांबुल में क़याम के दौरान मुलाकात जो है वो शेड्यूल है। और बिल्कुल इसको हम कुछ ही देर में अपने मेहमान मौजूद होंगे उनके साथ भी डिस्कस करेंगे। आज के दिन के हवाले से अगर बात कर ली जाए 25 नवंबर, तो ये दिन मुख्तस है ख़वातीन के खिलाफ जो तशद्दुद है उसके खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। ख़वातीन पर तशद्दुद पूरी दुनिया में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में हर जगह ऐसे वाक़यात होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक औरत को अपनी जिंदगी में जिस्मानी या ज़हनी तशद्दुद का सामना रहता है और हर साल 25 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। आलमी सतह पर ख़वातीन और लड़कियों के साथ तशद्दुद के खात्मे के हवाले से 16 रोज़ा सरगर्मियों का आगाज हो रहा है और इस साल का थीम है ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए एक्टिविज्म, जिसका मकसद ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम और खात्मे में ख़वातीन के हुकूक की सरकर्दा तंजीमों और तहरीकों के किरदार पर रोशनी डालना है। और UN के मुताबिक जो ख़वातीन है उनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर करना, उन पर जिस्मानी तशद्दुद करना, इसके साथ जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाना, जिनसी तौर पर हरासा करना या ऐसा रवैया अख्तियार करना जो सिंफी तफरीक को जाहिर करे या गैरत के नाम पर कत्ल करे या कम उम्री या जबरी शादी या विरासत से महरूमी, तेजाब गर्दी, तालीम यानी बुनियादी हक से महरूम करना, ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जिससे ख़वातीन को गुजरना पड़ता है, बल्कि समटाइम्स तो बुनियादी इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी होती है। तो इस सारे मामले पर ज़ाहिर है 16 रोज़ा जो आपने कहा ना कि इस पर अब डिस्कशन होगी और इसका थीम भी आपने शेयर किया कि ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ जो तशद्दुद है उसके खात्मे के लिए एक्टिविज्म को हमें प्रमोट करना है। चलें कुछ और खबरें स्पोर्ट्स के मैदान से क्विकली आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। पहला मैच 1 दिसंबर से शुरू होना है। कौमी स्क्वाड आज से पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज करेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड इसके दरमियान 3 टेस्ट मैच की सीरीज का आगाज है 1 दिसंबर से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ये सीरीज होनी और है। बिल्कुल 27 नवंबर को टीम पाकिस्तान पहुंचेगी और टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 9 दिसंबर से मुल्तान, जबकि तीसरा मैच 17 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा। हम भी मैच देखेंगे इंशाल्लाह, चाहे जाए ना है थोड़ा तो देख लेंगे, जाके देखेंगे। यस बिल्कुल। एक फिश की न्यूज थी आपके पास, गोल्ड फिश बहुत भारी वाली फिश है। हाँ। और ये बरतानिया से खबर है, इन्होंने दुनिया को दंग इस तरह से किया कि सबसे बड़ी गोल्ड फिश पकड़ी गई है और इस फिश को नाम दिया गया है कैरेट, शायद में भी उसके कलर की वजह से। हाँ। और वजन है 30 kg, 30 किलोग्राम वजनी ये मछली है। उसकी उम्र से मुतालिक ये ख्याल किया जा रहा है कि मछली की उम्र 20 साल है। इतनी जवान लगती दुनिया वैसे। नहीं बस करें, 20 साल की मछली जवान नहीं होती, इंसान की बात नहीं हुई, ये मछली की बात हो रही है। और इस मछली को बहरहाल वापस पानी में छोड़ दिया गया या ये सोच के भाई तू जवान है क्या? नहीं, मैं इस बात पे हैरान हो रही हूँ कि वो 20 साल की होकर भी इतनी छोटी सी रहती है, हम 20 साल के इतने बड़े हो जाते हैं। नहीं वो मछली है ना, ये तो मसला है, हमने तो इन मछलियों को खा जाना होता है। हाँ। एनीवेज ये मछली से मुतालिक खबर थी। चलें फुटबॉल से मुतालिक कुछ खबरें हमारे पास हैं। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है और इस दौरान और भी काफी खबरें हमारे पास आ रही होती हैं। तो पोर्चुगल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनको जो इनके फैन हैं उनका मोबाइल फोन फिर महंगा पड़ गया। 2 डोमेस्टिक मैचों की पाबंदी और 50,000 पाउंड जुर्माना आयद किया गया है कि भाई फोन क्यों लिया। रवासल अप्रैल में मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से खेलते हुए रोनाल्डो ने इंग्लिश फुटबॉल क्लब जो है उसके हाथों शिकस्त के बाद मैदान से ड्रेसिंग रूम में जाते हुए तमाशाइयों में मौजूद जो वीडियो बनाने वाला एक उनका फैन था उसके फोन पर गुस्से से हाथ मारकर मोबाइल नीचे फेंक दिया था, लिया नहीं, नीचे फेंक दिया था। हाँ। इस वजह से फुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक रोनाल्डो पर जो पाबंदी है वो डोमेस्टिक सतह पर होगी और इस पाबंदी का इतलाक वर्ल्ड कप चैंपियंस लीग के मैचेस पर नहीं होगा। बहरहाल नहीं तो शुएब, ये रोनाल्डो तो उन्होंने तो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, तो अब पाबंदियां किस बात की, आपको जुर्माने जाने दें, तो माफी हो जानी चाहिए। नहीं, नेवर नो, अगर किसी और क्लब के उन्होंने कह देना जाओ मैं नहीं खेलता। अच्छा, चूंकि मैचेस जारी हैं, कल भी जो मैच है जिसमें जापान ने हराया जर्मनी को, चौथी बार का चैंपियन हो जर्मनी और हरा रहा हो जापान। एनीवेज वो तो जापान के लिए तो बड़ी अच्छी खबर, लेकिन जो पाकिस्तान में जर्मनी के सफीर हैं वो किस तरह से फीफा वर्ल्ड कप को एंजॉय कर रहे हैं उसकी हम बात करते हैं। खासे पुरजोश हमें नजर भी आ रहे हैं। अल्फ्रेड ग्यांस ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की जिसमें वो वर्ल्ड कप मैचेस में इस्तेमाल होने वाले पाकिस्तानी फुटबॉल की शक्ल का बड़ा बॉल लिए नजर आए, यानी
उसी वाले भाई को ना, फुटबॉल भाई को, बड़े वाले भाई। और ये वाला जो फुटबॉल है ना, ये मुझे खाली कद्दू लग रहा है क्योंकि हमारे फुटबॉल में चिप भी होती है। नहीं, हो सकता है ये स्पेशली बनवाया हो ना इन्होंने सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप की मोहब्बत में। वो ये कहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा गोल करेंगे। वैसे इतना आपने छोटे फुटबॉल को बड़ा गोल तो कर लिया है, गोल मोल से फुटबॉल तो बनाया है, और कहते हैं वर्ल्ड कप जीतेंगे, बड़े पुरुमीद नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि इस वर्ल्ड कप में जो गोल होगा वो पाकिस्तान का गोल होगा, क्योंकि फुटबॉल हमारा है, पाकिस्तान वहां पे नहीं है, लेकिन गोल फुटबॉल गोल पाकिस्तान का ही है। जो गोल करेंगे वो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा, तो फुटबॉल हमारा गोल वहां पहुंचे। बिल्कुल, गोल फुटबॉल वहां पहुंचे। अब मेरा ख्याल है कि न्यूज के बाद अब मेहमानों की बारी आ गई है। अभी जरा हम बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा तुर्किया से मुताबिक। बहुत अहम दौरा है, 2 रोज़ा दौरे पर है वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर वो दौरा कर रहे हैं और बड़ा अहम दौरा है। इस दौरान क्या कुछ एक्टिविटीज होने वाली है, क्या चीजें हैं, उस पर डिस्कशन करते हुए एक खबर तो आई थी कि इस्तांबुल शिपयार्ड में तुर्क सदर के हमरा 3रे PNS खैबर का उन्होंने इफ्तिताह भी करना है। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें साबिक सफीर जमील अहमद खान साहब, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम और सुबह बखैर। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सर, क्या तज्जिया है आपका, रवां साल का दूसरा दौरा, तुर्किया की दावत पर दौरा कितना अहम हो सकता है, किन मामलात पर बात हो सकती है, कैसे इसको हम आगे लेकर चलेंगे मामलात को? ज़ाहिर है इसकी एक अहमियत और अफादियत और इसकी कलीदी हैसियत, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है। कलीदी हैसियत इसको 2 तनाजुर में देखा जा सकता है। पहला तनाजुर और अहम तनाजुर जो है जियो पॉलिटिकल है, और खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर का ये दूसरा विजिट इसी साल और हाई पावर डेलीगेशन के साथ और तैयब एर्दोगान साहब के इन्विटेशन पर यानी ऑफिशियल विजिट, ये 2 मुल्कों की एक मरासम के उरूज की गम्माजी करता है। इसका मतलब ये मरासम हमारे मजीद अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री की तरफ, अपवर्ड इसकी उड़ान के तरफ जा रहे हैं। और इससे पहले हमने इस पे PTA भी किया हुआ, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी हम कर चुके हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर पिछली दफा अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब उनका डेलीगेशन आया था तो वो साइन हुआ था। तो उस तनाज़ुर में देख लें, जियो पॉलिटिकल का मैं तस्करा करूंगा तो प्राइम मिनिस्टर के विजिट की बड़ी अहमियत ज़्यादा और वाज़ेह सामने आ जाएगी। ये तो बात दुरुस्त है कि हमारी स्ट्रेटेजिक जो हमारी अलायंस भी है और स्ट्रेटेजिक हमारे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से ये तीसरा जहाज हमें मिल रहा है पाकिस्तान नेवी के लिए, 4 में से तीसरा जहाज, जैसे कि इनॉग्रेशन। इस किस्म के जेस्चर से, दोनों सरबराहान के इनॉग्रेशन से, दोनों मुल्कों में जो एक ब्रदरली ताल्लुकात हैं, जो एक बड़े अच्छे पीपल टू पीपल रिलेशन है लोगों के दरमियान, उसमें और बढ़ावा आता है। ये तो इसकी ऑप्टिक्स हैं, लेकिन इसके पसे पर्दा जो जियो पॉलिटिकल इस वक्त तनाजुर चल रहा है, उस जियो पॉलिटिकल तनाजुर में अगर आप देखें तो अगले साल एक बहुत बड़ा एक अच्छा उनके लिए, तुर्की के लिए एक बहुत अच्छी बात रोनुमा होने वाली है, और वो है कि उनका जो एक ट्रीटी था जिसका नाम है लासाने ट्रीटी, जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ था जब ऑटोमन एम्पायर जब फॉल हुई थी, उसके बाद वो 100 साल की ट्रीटी थी, 1923 की जुलाई को हुआ था, जो कि अगले साल जुलाई में खत्म हो रहा है। उस ट्रीटी में कुछ कदगने थी तुर्की पर कि वो इंटरनेशनल वाटर से, यानी जो उनके सरजमीन से गुजरगाह गुजर रही है बॉस्फोरस से, समुद्र से, तो उससे वो टॉल नहीं ले सकते थे। यानी उससे वो जिस तरह इजिप्ट लेता है नहर स्वेज से अपना रेवेन्यू को $5 बिलियन साल का, तो अब तुर्की भी उस लिहाज से, क्योंकि वहाँ सैकड़ों की तादाद में जाते हैं, गुजरते हैं जहाज, एक तो ये हो गया। दूसरा, तुर्की को 1923 के उस एग्रीमेंट के तहत रसाई नहीं थी उन तेल के कुओं में जो कि बॉस्फोरस और ब्लैक सी में है, वो भी हो जाएगा। तो मैं मुख्तसर करके ये बता दूं कि इस प्राइम मिनिस्टर के दौरे में अगर इस तनाज़ुर में देखा जाए कि टर्की जो अब आगे जाके उसकी इकोनॉमी मजीद बढ़ेगी, और टर्की इसने साबित किया है, खासतौर पर तैयब एर्दोगान ने, कि रशिया और यूक्रेन वॉर में भी
उन्होंने मीडिएटर का काम करके दुनिया में खुराक को कहर से बचा लिया, जिसकी की पजीराई यूनाइटेड नेशन ने तो बहुत की, लेकिन जिसको अल्टीमेटली अमेरिका ने भी सपोर्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि एर्दोगान ने जो थोड़े बहुत उनके रिलेशन में फर्क पड़ा था पिछले वर्षों में, उन्होंने उसको रिपेयर किया। उन्होंने यूक्रेन की ऑफिशियल ट्रिप लगाए, रशिया का लगाया, अमेरिका का लगाया, और उसके नतीजे में दुनिया में खुराक को कहर से बचाया, और उसके नतीजे में जो शिद्दत मजीद आनी थी लड़ाई में, उसमें कमी आई या वो बराबर रही। तो उसकी वजह से तुर्की की अहमियत बढ़ गई काफी तुर्किया की, और उसकी अहमियत बढ़ने से फायदा क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो अभी जा रहे हैं वो ट्रेड डेलीगेशन से, उनके बिजनेस कम्युनिटी से प्राइम मिनिस्टर के दिल के बहुत नजदीक है कि जब वो जाते हैं तो वो उनके बिजनेसमैनों से बहुत ज्यादा और बहुत सही और बहुत खुले अंदाज में बात करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर उनको मोटिवेट करते हैं। और तैयब एर्दोगान तो पहले ही इस चीज के प्रॉब्लम ये है कि इन तमाम चीजों के बावजूद हमारा ट्रेड वॉल्यूम तुर्की के साथ इतने बेहतरीन और इतने आला किस्म के मरासम के बावजूद भी हमारा ट्रेड वॉल्यूम जितना होना चाहिए वो नहीं। पिछली दफा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, जब पिछली दफा उन्होंने PTA साइन किया था, यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जब साइन हुआ था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारा ट्रेड जो है अनकरीब $5 बिलियन का होना चाहिए। इस वक्त सिर्फ 596 की जो लास्ट फिगर है बिलियन की, वो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है, और पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ उसमें 58.61 मिलियन का फायदा है। वर्किंग ऑन दैट। जमील साहब, साथ ही साथ ये भी फरमाइएगा कि क्योंकि अभी PNS खैबर का इफ्तिताह होने जा रहा है, वहाँ पे इससे पहले हम देखते हैं माजी में भी अगस्त 2021 में इस्तांबुल में एक तकरीब हुई थी लॉन्चिंग की नेवी के कॉर्वेट PNS बाबर की, और इसके बाद PNS बदर का संग बुनियाद मई 2022 में कराची में रखा गया था। ये जो स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है, ये कितनी अहम है दोनों ममालिक के दरमियान? देखिए, ये हमारा एक तसलसल है स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का, ये एक तसलसल है हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस का, ये तसलसल है हमारे बायलैटरल रिलेशंस का, जिसकी की एक शाख है स्ट्रेटेजिक हमारी रिलेशंस। तो उसकी वजह से बहुत पुराने दिनों में हमारे और बहुत सारे साजो सामान में हमारी आहंगी थी टर्की के साथ, तो वो शिप्स वगैरह में भी पहले जो हमारे नेवी के शिप्स थे, तो ये तो टर्की जो है अपनी मिलिट्री माइट को काफी बढ़ा रहा है। उस लिहाज से पाकिस्तान और टर्की की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में ज्यादा इसमें मजीद चढ़ाव आएगा। और अगर मैं जियो पॉलिटिकल को इस तनाजुर में भी बयान कर दूं कि हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशन टर्की के साथ कैसे हो रही हैं, तो टर्की अभी रशिया से भी करीब जा रहा है, चाइना से भी करीब जा रहा है, और उसने अपने रिलेशन को इस्तवार कर लिया है, बल्कि हो गया है US से भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डेलीगेशन अब रशिया जा रहा है, कल अनाउंस हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जो मिनिस्टर ने अनाउंस किया मुसद्दक साहब ने, कि हमारा ऑयल खरीदने के लिए जा रहा है। उसमें इतनी सारी पेचीदियां हैं कि इस किस्म के दौरों में जो आपने देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि बायलैटरल डिस्कशन के अलावा खित्ते के हालात और बाकी दुनिया के हालात पर भी गुफ्तगू होगी। तो तैयब एर्दोगान जैसी पर्सनैलिटी इस मामले में भी पाकिस्तान के जितना वो अपने आप को करीब समझते हैं और पाकिस्तान टर्की को समझता है, तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जब वो मिलेंगे और 1-on-1 मीटिंग होगी तो बहुत सारी चीजों का अहाता हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान की गिरती हुई इकोनॉमी, मखदूश इकोनॉमी जो है, उस पर इसी किस्म के दौरों से मजीद बढ़ावा मिलता है। और ये मैं समझता हूँ बल्कि इस किस्म के दौरों से यकीनन इस्तिफादा हासिल करने के लिए जो हाई लेवल उनके साथ टीम दी गई है, वो इस्तिफादा करने में जरूर अपनी कोशिश करेगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को तिनकों का सहारा है। तो इस वक्त अगर जियो पॉलिटिकल तनाजुर में देखा जाए तो हमें अगर वो ऑयल इम्पोर्ट की परमिशन मिल जाए, हम उस रिफाइनरी के जरिए उसको साफ करके करना शुरू कर दें, तो हमारी जो इस वक्त मईशत की मखदूश हालात है वो इस किस्म के दौरों से प्राइम मिनिस्टर जैसा कि दौरा कर रहे हैं, उसमें वो भी फैसिलिटेशन का एक किरदार अदा हो सकता है। जिस तरह
तैयब एर्दोगान ने मीडिएशन की है ग्रेन के मामले में, लड़ाई के मामले में, बाकी मामलात में। तो इस तरह जब ब्रादर मुल्क आपस में मिलते हैं तो वो गुफ्तगू करते हैं कि भाई हमारी ये मुश्किलात हैं, इसमें भी मीडिएशन थोड़ी सी करके आपकी मावनत और आपकी लॉबिंग हमें चाहिए होगी। तो इस तरीके से एक दूसरे की मदद भी की जाती है। तो इस मामले में अहम पॉइंट आपने रेज किया है जो मैं समझ पाया हूं कि जिस तरह चंद रोज पहले पाकिस्तान की तरफ से रशिया के साथ खतो किताबत का सिलसिला इस तरीके से शुरू हुआ, इस तनाजुर में शुरू हुआ कि हम वहां से ऑयल लें, और जो मैं समझ पाया हूं कि आप शायद यही कहना चाह रहे हैं कि चूंकि एक लॉबी है और जिस तरह तुर्की का यूएस से ताल्लुक और हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, एक तरफ हम रीजनल इंटीग्रेशन पर फोकस करें विच इज वेरी गुड, और दूसरी तरफ हमें चीप सोर्सेज ऑफ ऑयल की तरफ देखना है जो कि रशिया की तरफ से अगर मिल जाता कोई पाबंदी अगर नहीं लगती, तो हमने पहले भी क्लियरली कहा ये हम तब एग्रीमेंट करेंगे कि कोई पाबंदी न लगे। तो मैं सही समझ रहा हूँ सर कि इस तनाजुर में सारी ये चीजें हो रही हैं? जी हाँ, इसको मजीद मैं अगर वजाहत करूँ, आपने सही समझा, वो उसमें वजाहत ये है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेजरी डिपार्टमेंट का एक तकरीबन 75-76 सफ़ों का कानून है। उस कानून के तहत अगर अमेरिका ने किसी मुल्क पर सैंक्शन लगाया हुआ है और वो मुल्क इस मामले में रशिया, उससे अगर कोई और मुल्क तजारत करेगा तो उस मुल्क को भी सैंक्शन लग सकती है। उस पर अमेरिका अपना हक महसूस करता है कि सैंक्शन लगा दे, लिहाजा इसलिए ममालिक उसके साथ अपना कारोबार नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया ने उससे इज्तनाब हासिल कर लिया है, यानी कि उससे थोड़ी सी रिलैक्सेशन ले ली है, तो हमारा केस बड़ा मजबूत होता है। इससे हटकर इससे ज्यादा फायदे की मैं आपको बात बता दूं इस दौरे के हवाले से। तुर्किया जो है उसका वो है यूरोपियन इसका टैरिफ कमीशन का मेंबर है, और उसमें यूरोपियन कस्टम कमीशन का क्योंकि वो मेंबर है, तो हमारी जो बायलैटरल ट्रेड जितनी बढ़ेगी, और मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा और बाकी जो इंगेजमेंट है टर्की के साथ, उससे हमारा एक बहुत देरीना जो हमारा एक उनके साथ पेंडिंग मैटर चल रहा है जो कि FTA का है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, वो हल हो जाना चाहिए। उससे फायदा ये होगा जो कस्टम यूनियन का एग्रीमेंट है तुर्की के साथ यूरोप का, तो जो भी हमारी अगर FTA हो जाए तो उस लिहाज से हम उस FTA के तहत अपना सारे गुड्स एंड सर्विसेज जब तुर्किया में लैंड करेगा तो वहां से पूरे यूरोप में जा सकता है, तुर्की के जो उनका अपना कानून है उसके तहत। तो उस लिहाज से इसका अगर दूरस्थ नतीजा देखा जाए और इसके दूरस्थ फवायद देखे जाएं तो इस बड़े तनाजुर में इसको देखना चाहिए। सिर्फ एक विजिट और एक बायलैटरल तनाजुर में तो उसका जो इमीडिएट आउटकम होगा वो तो हमारे सामने आ ही जाएगा ज्वाइंट स्टेटमेंट में, लेकिन इसका दूरस्थ फायदा जिस एग्रीमेंट का आप हवाला देना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दौरे के तनाजुर में उसको होते हुए देख रहे हैं? देखिए, हम बहुत करीब पहुंच चुके थे पहले भी, और अब मुझे बड़ी उम्मीद है कि FTA जो इस वक्त हालात चल रहे हैं जियोपॉलिटिकल, जो इस वक्त हमारी कुर्बतों में मजीद ऊंचाई आ रही है, मजीद गहराई आ रही है, तो उससे महसूस होता है कि FTA देखिए ना, पिछले दिनों भी टर्की ने जो हमारे साथ PTA साइन किया है, वो PTA भी उसमें टर्की और हमारे काफी सारे हमने एक दूसरे को कंसेशन दिए हैं। टर्की ने हमें ज्यादा कंसेशन उसमें दिया है, हमने 130 उनको टैरिफ लाइन्स दी हैं, जबकि टर्की ने हमें उससे कहीं ज्यादा टैरिफ लाइन दी है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 261 के करीब टैरिफ लाइन जो है वो हमने 0 रेटिंग पे हमें उन्होंने कर दिया है, 261 टैरिफ लाइन टर्की ने। तो इसका मतलब हम बहुत करीब पहुंच रहे हैं इस मामले में टर्की के साथ कि FTA भी हमारा हो जाए। उसमें हमारी जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उनकी थोड़ी सी सुस्ती और काहली को हमें दूर करना होगा, हमारी सेक्रेटेरिएट को, ताकि वो अपनी सुस्ती, काहली और अपना बड़ा विजन बढ़ा के इस मामले में मजीद काम करें। अगर वो अपना बड़ा विजन हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट का अगर उसका बड़ा विजन अपना रख के वो आगे नहीं चलेगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट हर चीज अपने कंधों पर लेके नहीं चल सकता। तो लिहाजा मेरी राय यही है
और मेरी तजवीज़ यही है कि जो डिपार्टमेंट कंसर्न है वो कभी कभी इस मामले में अपनी कायली और कोताही कर देते हैं, उसको जरा दूर करते हुए ये FTA मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक अगर यही हमारे रवाबित रहे और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर मुतहरिक रहे तो हमारा ये FTA तो इसी 8-10 महीने के अंदर साइन हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। जमील साहब, अभी जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा कर रहे हैं तुर्की का, तो इस दौरान उनकी मुलाकात होगी एशियन डेवलपमेंट एंड एशियन जो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक, वहाँ पर उसके प्रेसिडेंट से भी मुलाकात होगी और साथ ही साथ कारोबारी शख्सियात से भी उनकी मुलाकातें होनी है। ये मुलाकातें FTA के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी अहम है? फिर जो कारोबारी बरादरी के जो भी रिजर्वेशन है, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं किसी भी किस्म के, वो दूर करने में कितना हेल्प आउट करेगा ये वाला दौरा? देखिए, मैं जिस चीज का जिक्र कर रहा था उसी मामले में ये भी आ जाता है जियो पोलिटिकल तनाजुर, क्योंकि ECO के हम मेंबर हैं और SCO के भी हम मेंबर हैं। टर्की ECO का मेंबर है, SCO का मेंबर नहीं है। वहाँ का ECO का बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है, तो हमें क्रेडिट लाइन वगैरह ECO के जरिए मिल सकती है, जो कि एक अच्छा शगुन है। और खासतौर पे ECO की जो कंट्रीज हैं और जो उनके कंट्रीब्यूटर हैं उसके साथ हमारी मजीद करीब कुर्बत बढ़ेगी। तो ये लिहाज से ये सारी चीजें जो है मजमूई तौर पर हमारे ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी को तक़वियत पहुंचाते हैं। तो ये कॉल ऑन कर रहे हैं, अच्छी बात है ECO के, और इंशाल्लाह SCO के भी हमारे जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात काफ़ी बेहतर जा रहे हैं। तो उस लिहाज से हम देखें तो हमारी इसमें ECO का तो है ही ये कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। और जबकि हमारा ताल्लुक तुर्किया से इतना गहरा है कि इस ECO को मजीद दबाम पहुंचती है, तो उस लिहाज से ये जो फॉरेन विजिट है इसकी भी यकीनन एक अहमियत है। और उससे जो हमारे ताजर बरादरी हैं उनको चाहिए कि ज़रा स्ट्रेटेजिक लेवल पे अब सोचें। हमारी जो ट्रेड एंड कॉमर्स पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन है FPCCI वगैरह, उनको चाहिए कि वो अपने एक महदूद दायरे से निकलकर ज़रा ऊंचे दायरे में जाके, जियो पॉलिटिकल दायरे में जाके अपने बिजनेस और अपने ट्रेड की बातों को अगर अपना प्लान करें तो उसमें उन्हें भी फायदा होगा और मुल्क को भी फायदा होगा। ये मुल्क इस वक्त उस नहज पर है कि हमें एक एक डॉलर कहाँ कहाँ से किस किस वक्त और कितनी जल्दी मिलेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस सिलसिले में मैंने अपनी तजावीज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी भेजी हैं, जो कि एक सक्सेसफुल तजर्बा मैं जो सफीर था मैंने खुद किया था। तो मैं समझता हूँ कि तमाम चीज़ों का मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो एक थोड़ी सी लोगों में वो थी, डिमोरलाइज हुए थे मईशत के लिहाज से, उससे कुछ उनको कोई उम्मीद की तरह नजर आना शुरू हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें दौरा समेत इसको देखा जाए तो हमें कुछ इसमें फवायद हो सकते हैं। और जो हमारी इस वक्त तनज़ुली मईशत के लिहाज से खास तौर पर, जिसका पॉलिटिकल सिनारियो से भी ताल्लुक है, डायरेक्ट इंस्टेबिलिटी से भी डायरेक्ट ताल्लुक है, तो ये जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसकी भी अगर ठहराव यहाँ आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और इस किस्म के दौरे जब ये होते हैं तो उसमें ये मुफीद साबित होते हैं, एक कंट्रीब्यूट करते हैं उन मामलात का जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है। और इस मामले में फ्रूटफुल रहते हैं और निहायत अहम दौरा, बड़ी तफसील से आपने इसके बारे में बात की। साबिक सफीर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ी डिस्कशन रही है आपके साथ। और बिलाशुबा वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हालिया दौरा तुर्की निहायत अहम है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया के लिए रवाना हो चुके हैं और जो ही वहाँ पर पहुंचेंगे जो जो डेवलपमेंट होंगे अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे, वहाँ पे जो भी एक्टिविटी। एग्जैक्टली, अब चूंकि हम दूसरे मुल्कों की बात कर रहे हैं तो जद्दा का जिक्र करते हैं, यानी सऊदी अरब का जिक्र कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं मौसम के। तो पाकिस्तान के बाद जिस तरह हम देखते हैं ना दीगर ममालिक, नहीं खत्ते के ममालिक हों या हम एक लार्जर स्केल पर देखें, ग्लोबल लेवल पर देखें कि किस तरह मौसमावी तब्दीलियों के ज़ेर असर है, तो ऐसे में पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब में जिस तरह मौसमावी तब्दीलियों का असर है, तो सऊदी अरब का साहली शहर है जद्दा और इसके मज़ाफ़ात में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश हुई है और निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। गुज़श्ता रोज़ जद्दा के तमाम स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, जबकि दफातर में भी जो हाज़िरी है वो कम थी।
اور शिव आपने ये तो बारिशों से मुतालिक बता दी बात, जो चेहरे पे मुस्कुराहटें लाती है बारिश जब भी होती है, लेकिन दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले एक फनकार से हम महरूम हो गए हैं। इस्माइल तारा उनका नाम था। कराची में वो इंतकाल कर गए हैं। नमाज जनाजा आज जुमे की नमाज के बाद अदा की जाएगी। इस्माइल तारा ने पीटीवी के कॉमेडी शो 50-50 से शोहरत पाई थी और हमेशा उन्होंने अपने शायकीन को महजूज किया मुताबिक ड्रामों में, फिल्म और थिएटर में अदाकारी के जौहर दिखाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात का इस्माइल तारा के इंतकाल पर इजहार अफसोस भी किया है और इस्माइल तारा के इंतकाल से फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में पैदा होने वाला जो खला था वो कभी पुर नहीं किया जा सकेगा, ये कहना है मरियम औरंगज़ेब साहिबा का। अल्लाह गनी की रहमत करे और जो सुबराना है उनको सब्र जमील अता फरमाए। एक ब्रेक की तरफ पड़ता है, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर मौज़ूआत के साथ रहिए हमारे साथ। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार, देखिए चौथा सुकून जुमा, हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। Welcome to Star and Style Season 3. पाकिस्तान टेलीविजन की 58th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दफा हम पूरे मंथ में पीटीवी केसेस के साथ। रुबीना अशरफ, सादिया इमाम, नीलमा हसन, मोनालिजा। वो फर्स्ट डे ही नहीं अपना भूलता। कौन नहीं आया माशाल्लाह शो में। 8 दिन तक रिहर्सल के बाय चांस एक्टिंग स्टार्ट की थी। सेलिब्रेशन के लिए ना मैंने कहा गोल्डन कुछ पहनती हूँ। ये शोर मचाया है पीटीवी की सालगिरह का दिन आया है। पीटीवी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने बहुत जल्द आ रही है स्टार एंड स्टाइल सीजन 3 with one and only आसिम यार शवाना ओनली ऑन पीटीवी होम। शौक फिरागर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, प्रोग्राम में रोजाना हमारी कोशिश होती है कि हम बात करें अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पैगाम की। आज का टॉपिक हमने इस तरह से चेंज किया कि आज हम इकबाल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ताल्लुक की बात करेंगे, दोस्ती का जिक्र भी करेंगे, किस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी उसकी बात भी करेंगे। फिक्री सोच एक शख्स की ताबीर एक और शख्स ने पाई, ये दोनों का आपस का ताल्लुक कितना स्ट्रांग था, कितना अहम था पाकिस्तान के लिए। आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं तारीखदान प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद साहब, और तमगा इम्तियाज माशाल्लाह उनको मिला, बड़ा नाम है। आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तो कई किताबें आपने माशाल्लाह तहरीर की, ये मौजू ही क्यों चुना, कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के ताल्लुक पर लिखा था? ये असल में इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। बेशक, ठीक है। और वैसे तो मेरी अल्लामा इकबाल पे 3 किताबें हैं, सही, कायद-ए-आज़म पे 27 किताबें हैं माशाल्लाह। जी जी। मेरा पीएचडी थीसिस जो कायद-ए-आज़म में 83 में सबमिट किया था, वो पहला थीसिस था ऑन कायद-ए-आज़म। तो ये मुझे ये भी एजाज हासिल है, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने सारी जिंदगी कायद-ए-आज़म पे और इकबाल पे सारी लगाई है। हम चाहते हैं सर कि बिल्कुल आसान से अंदाज में आज जब बच्चे भी अगर सुन रहे हो तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ताल्लुक का आगाज कैसे हुआ, इन दोनों की दोस्ती कैसे, किस तरह से इन्होंने लेटर्स लिखे फिर कायद में वापस आए, इस सारा मामला जरा आप अपने अल्फाज में समझाएं, बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका और पीटीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि कायद-ए-आज़म और इकबाल के तल्लुकात के हवाले से बातचीत करें। जो अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म का बड़ा गहरा ताल्लुक था। मसलन इकबाल कायद-ए-आज़म का मैं आपको बताता हूँ कि इतना जब 1923 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई तो कायद-ए-आज़म ने 2 साल बाद यानी 42 में कायद-ए-आज़म को जो अल्लामा इकबाल ने खत लिखे थे कि दुनिया में किसी को पता नहीं था, कायद-ए-आज़म के पास ही उसकी कापी थी। कायद-ए-आज़म ने वो 42 में छापा और उसको खुद फॉरवर्ड लिखा, और उसमें फॉरवर्ड में जो खास बात लिखी है वो ये है कि कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैंने जो पाकिस्तान का नजरिया 23 मार्च 1940 को पेश किया है वो अल्लामा इकबाल के नजरियात के अहम मुताबिक था। क्या बात है। इससे आप अंदाजा करें कितना गहरा ताल्लुक था उनका। फिर हम देखते हैं इससे पहले जो उनकी खतो किताबत है, इससे पहले यानी 36-37 में अल्लामा इकबाल की डेथ 38 में होगी, लेकिन जो उनकी खतो किताबत 36 और 37 में, और वो खतूत के अंदर अल्लामा इकबाल ये वाज़े करते हैं कि आज के सिनारियों में, हिंदुस्तान के सिनारियों में अगर मुसलमानों की जो मुश्किल हालात हैं, मुसलमानों का फ्यूचर बड़ा डार्क नजर आ रहा है, अगर इसको इस गंभीर सूरत हाल से निकालने वाला कोई लीडर है वो सिर्फ एक और एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क्या बात है। और फिर उसमें जो हमारे मुस्लिम स्टेट की आइडियोलॉजी के कंटेंट्स हैं, डेमोक्रेसी है, फिर इस्लामिक स्टेट है, सुप्रीमेसी ऑफ कुरान और सुन्ना है, और मॉडर्न एज में इस्लाम को कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सवाल ये है कि 14 साल पहले दौर जो है हर 100 साल के बाद दौर बदलता है। बिल्कुल। कायद-ए-आज़म और इकबाल की बड़ी निगाह थी इस पे कि वो उसको आज के हवाले से कैसे किया जाए। तो अल्लामा साहब ने कायद-ए-आज़म के खतूत में ये वाज़े किया कि ये कि अब इससे पहले चले जाए कि खुतबा इलाहाबाद आपने मशहूर सुना है। बिल्कुल। अच्छा, कायद-ए-आज़म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर थे जो 1916 से चले आ रहे थे, 1916 से, और 3 साल बाद इलेक्शन होता था, हर 3 साल बाद इलेक्शन, और जो आइंदा जो खास पर्सनैलिटी को बुलाया जाता था खास सेशन में, वो 1930 का जो इजलास होता है उसमें कायद-ए-आज़म ने, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था, 12 जुलाई 1930 को, ये एड्रेस तो दिसंबर 1930 में होता है, 12 जो काउंसिल की मीटिंग होती है आल मुस्लिम की काउंसिल, जिसमें 300-400 बंदों ऑल इंडिया लेवल लोग शरीक होते हैं तमाम सूबों से, तमाम जिलों से। उस कायदे ने उसको प्रेजाइड किया और उसमें फैसला किया गया कि अब जो इलाहाबाद का सेशन होना है दिसंबर में, उसकी सदारत अल्लामा इकबाल करेंगे। ये कायदे की मर्जी जो हुआ है, लोगों को शायद ये समझ नहीं आता कि ये शायद वो इत्तेफाक से हुआ, नहीं, उनकी कायदे को पहले ही उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। अब ये अंडरस्टैंडिंग ये थी
कि अभी आप कंसेप्ट को पेश करें, अब इस मौसमी करारदाद अभी नहीं पेश करेंगे, हालात इसके मुताबिक हालात को हम बनाएंगे और फिर हम 10 साल बाद करारदाद लिखें, कायदन ये प्लान। तो इसलिए आप जो 1930 का खुतबा इलाहाबाद अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर है, उसमें जो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को आना है और दुनिया में इस्लाम का छाना है, इस सारों को उसको रिव्यू किया उसने। और जदीद दौर में कायदे ने अल्लामा इकबाल ने ये बताया है कि जदीद दौर में मुसलमानों को जो दरपेश मसाइल हैं, उसके अंदर जो मुस्लिम कौमियत का मसला है यहाँ का, वो कैसे हल किया जाए। सही। और इसीलिए कहा गया है, दोनों सर सैयद इससे पहले मुस्लिम टू नेशन थ्योरी के बानी है, बिल्कुल। लेकिन अल्लामा इकबाल और उनमें एक फर्क है, वो ये है सर सैयद ने तमाम मुसलमान, चाहे वो हिंदू मेजॉरिटी में रहते हों या मुस्लिम मेजॉरिटी, तमाम जो है वो एक कौम से ताल्लुक रखते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि अब मॉडर्न एज के अंदर जिन सूबों में मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं, उनका हक बनता है उनको मिलाकर एक मुस्लिम रियासत बना। बिल्कुल। और यहाँ रियासत का कयाम किस तरह से अमल में आया, बिल्कुल सर यहीं से कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। एक छोटे से न्यूज ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आने के बाद डिस्कस करेंगे कि ये जो दो कौमी नजरिया था यहाँ से लेके रियासत पाकिस्तान के कयाम तक, उस दौरान क्या वाकयात पेश आए। हमारे साथ रहिए। उनसे नेगोशिएशन करने के बाद 2500 रुपए फी बोरी डीएपी की कीमत उनसे कम करवाई गई है। पहले तकरीबन आप जानते हैं 14,000 रुपए थी, अब 11,250 रुपए फी बोरी होगी। मेरा इरादा है कि ये 58 अरब रुपए जिन्होंने कम करवाए हैं, उन वज़रात और सेक्रेटरीज को बाकायदा पब्लिक रिकग्निशन दी जाएगी, ताकि कौम को पता चले कि ये कौम का पैसा किसान को किस तरह खुशहाल किया जा रहा है। अब वो पैदावार बढ़ाएगा, पर एकड़ यील्ड बढ़ेगी और कितना मुल्क को फायदा होगा।